हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर 2। ये आज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 2 जो है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग के कुछ टॉपिक को बताए थे। तो आज के सेशन में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछला वीडियोज़ नहीं देखा है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप उसको देख लीजिए, तभी आपको आगे के समझ में आएगा। और साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। तो एक बार पिछले लेक्चर में जो हमने आपको बताया था वो शॉर्ट में यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इसमें जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना होता है वो डायरेक्ट ताप के संपर्क में आता है। और जबकि जो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, इसमें जिस भी मटेरियल को हमको हीट करना होता है वो डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है। यह जो होता है, इसमें कोई भी मटेरियल हीट होता है तो हीटिंग ट्रांसफ़र के मेथड से, यानी कि जैसे रेडिएशन हो गया, चालन, संवहन, विकिरण, ये 3 मेथड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो इन विधि से इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जो आपका मटेरियल होता है वो हीट होता है। तो आगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बाद इसमें आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक हीटिंग जो आप अभी आपने पढ़ा उसका ही एक अप्लायंसेस है, मतलब कि एक उदाहरण है इसका कि हम इलेक्ट्रिक ओवन में क्या करते हैं, इसमें भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। तो आप लोगों ने अपने घरों में इलेक्ट्रिक ओवन ज़रूर देखा होगा या किसी शॉप पर देखा होगा। इलेक्ट्रिक ओवन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक ओवन होता क्या है पहले, इसके बाद इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का आपका इलेक्ट्रिक ओवन दिखता है। इसमें काफ़ी सारे फीचर होते हैं, जैसे कि अगर आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, टाइमर सेट करना है, तो सब कुछ इसमें फीचर होता है। और ये भी बेसिकली इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर काम करता है। मतलब इसमें तो आप लोग देख कर ही समझ सकते हैं। इसमें जिस भी मटेरियल को यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ पदार्थ रखा गया है, खाद्य पदार्थ रखा गया है हीट होने के लिए, डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है। यहाँ पर इसके अगल बगल का आप जो बॉडी देख रहे हैं, इसमें किसी भी स्थान पर हम हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और वो जब हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है, ताप उत्पन्न हो जाता है। और वो ताप क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। जो भी आप मटेरियल मतलब खाद्य पदार्थ रखे होते हैं गर्म होने के लिए, उसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एक अप्लायंसेस है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होता है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए, या फिर मिट्टी के बर्तन को पकाना हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं जहाँ पर हमको हीटिंग की आवश्यकता होती है इनडायरेक्ट रूप में। तो इस प्रकार का हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। हमने बताया आपको यह अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यह इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर यह इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य कर रहा है तो इसमें करंट वेरिएबल होगा, और जब करंट वेरिएबल होगा तो इसमें हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ताप को उत्पन्न करने के लिए उच्च प्रतिरोधकता, मतलब कि ऐसे हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिसका रजिस्टिविटी काफ़ी हाई हो। और ये जो होता है हीटिंग एलिमेंट होता है, ये तार अथवा पत्ती के रूप में होता है। इन ओवंस में लगने वाला एलिमेंट ताप पर निर्भर करता है। कहने का मतलब देखे होंगे आप लोग, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है, आप लोग कभी इसको खोले होंगे तो देखे होंगे, या फिर गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। हीटिंग एलिमेंट इसमें देखिए इसे, मतलब देखिए इसे पत्ती के रूप में होता है या फिर ऐसे वायर के रूप में होता है, ऐसे करके हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। और जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यही क्या होता है, हीट होता है। अब यहाँ पर जो हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं वो इस बेस पर यूज़ किया जाता है कि हमको कितना टेम्परेचर चाहिए। मतलब कि अच्छा एलिमेंट भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, और उसका रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो मतलब कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ओवंस होते हैं उसमें हम कौन से हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए
जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है, ये इसका कार्य सिद्धांत, अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यह क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, सिंपली इसका कार्य सिद्धांत है बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। इलेक्ट्रिक ओवन में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, जो आमतौर पर क्या होता है, नाइक्रोम। देखिए आपको बताते हैं, जितने भी अधिकतर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें नाइक्रोम का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम एक आइडल माना जाता है, मतलब कि हीटिंग एलिमेंट को, हीटिंग एलिमेंट के लिए भी आप आगे आपको बताएंगे। अगला टॉपिक आपका यही है कि नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों नाइक्रोम का ही ज़्यादा अधिक यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन में भी हम नाइक्रोम तार जैसी प्रतिरोधक धातु से बने होते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जब हीटिंग, अब ये काम कैसे करता है, जब हीटिंग एलिमेंट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हीट को जनरेट करने का रीज़न होता है, कारण होता है। मतलब कि जो आपका हीटिंग एलिमेंट हो गया, जैसे यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसी रेजिस्टेंस की वजह से इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। यानी कि अगर इसमें हम धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसमें कितना उष्मा उत्पन्न होगा, आई स्क्वायर आर उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल का मतलब कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन में। तो देखिए, अगर हमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए तो हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं। जनरली जो घरों में इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ होता है उसमें नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। और अगर हमको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सस्टेन कराना है तो यहाँ पर हम प्लेटिनम का यूज़ करेंगे। और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम ग्रेफाइट मटेरियल का यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए। और देखिए, इन ओवन्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके ताप को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो आप ओवन देख रहे हैं, इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहते हैं तो हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी अपना खाद्य पदार्थ उसको हीट कर सकते हैं। 100 चाहते हैं तो 100। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 3 ऐसे करके दिया गया है। ये सभी क्या है, ये यहाँ पर फीचर है कि हम टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले आपको क्या बताया था कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में करंट वेरिएबल होता है, तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी आप लोगों को बताया, ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग पर कार्य करता है। तो इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक ओवन का, कि इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है। अब देखिए, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल। इसका हिंदी मतलब देखिए, जो यहाँ पर लैंग्वेज हम जो हीटिंग होता है वो हिंदी में नहीं बताते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि ये अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ आप रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल का हिंदी अगर खोजने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा पढ़ने में। तो अभी से समझ के चलिए, अपने मन में हिंदी समझ लीजिए, बाकी हिंदी लिखिए मत, आप इंग्लिश लिखेंगे तो ही सही रहेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल, यानी कि जो हीटिंग मटेरियल होते हैं, वो जो रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि हमने जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन है और इसमें हमने यूज़ किया है इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया है। तो ये किस मटेरियल का बना होगा, मतलब किस पदार्थ का बना होगा, ये हम देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, विद्युत हीटर हो गया, इन सभी में हम क्या करते हैं, अगर हमको ताप चाहिए, ताप को जनरेट करने के लिए हम हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। बिना हीटिंग एलिमेंट के हम ताप को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे वो एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि जब कभी आप फ़ैन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कॉपर वायर का दीजिएगा, क्योंकि कॉपर का क्या है, कॉपर सबसे अच्छा माना जाता है। कॉपर की बाइंडिंग जब जिस भी फैन में की जाती है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, तो इन सबको जब परचेज करने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट जो यूज़ होगा इसमें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कैसे हम समझेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी का है, क्या उसके क्राइटेरिया होता है, ये यहाँ पर आपको देखना है। तो देखिए, जो भी हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि ताप बढ़ने पर वो जल्दी से पिघल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हीटिंग एलिमेंट का क्वालिटी ख़राब होगा तो फिर वो ताप बढ़ने पर जल्दी से पिघल जाएगा। हीटिंग एलिमेंट का परफॉर्मेंस जो होता है, उसका लाइफ इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। अतः हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त सामग्री
निम्नलिखित होने चाहिए। मतलब कि जो भी हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करेंगे उस मटेरियल में निम्न प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग ये नोट्स में अपने नोट करते चलिए जितना बताते हैं। देखिए हमारा जो लेक्चर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का होता है, बस आपको 20-25 मिनट ध्यान से देखना है 2 टॉपिक, और ऐसे पढ़ते चलेंगे तो आपका जब तक जुलाई तक एग्ज़ाम होगा आपका यूडब्ल्यूई कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट्स बनाते चलिए और जो चीज़ें यहाँ पर समझा रहे हैं उसको भी समझते चलिए। बाकी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में भी नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो समझा रहे हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि हमने बताया कि हीटिंग एलिमेंट हम जो यूज़ करते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी हम हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसके जो मटेरियल होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो काफ़ी हाई होना चाहिए। इसके बाद वह इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अच्छा उसका विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी अच्छा है, तापमान गुणांक भी कम है, सब प्रॉपर्टीज अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो उसको हम अफोर्ड भी ना कर पाएँ, तो इकोनॉमिकल मतलब प्राइस भी ठीक ठाक होना चाहिए। इसके बाद है प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का तापमान गुणांक, जो इसका जो तापमान गुणांक होता है वो कम होना चाहिए। इसके बाद है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि यह ऑक्सीकरण से मुक्त होना चाहिए। यानी कि जैसे ऑक्सीकरण से मुक्त होने का मतलब है जैसे आप लोग टंगस्टन देखे, जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट वाला इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे, तो वो क्या होता है उसमें जो टंगस्टन का यूज़ करते हैं वो वो ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। क्योंकि देखिए जब भी अगर ऑक्सीकरण से मुक्त होगा तो तापमान अगर हम बढ़ाते हैं तो जो भी पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब कि तापमान बढ़ाने पर जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होता है उस मटेरियल के ऊपर एक ऑक्सीडेंट लेयर बन जाता है, मतलब कि ऑक्सीकृत परत बन जाता है और उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि उसका यांत्रिक शक्ति जो होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, और प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ में उच्च यांत्रिक शक्ति भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें नॉन कोरोसिव, मतलब कि प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का अगर वह इन्वायरमेंट से उसका कांटेक्ट होता है तो उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ का कीमत बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, आपको बता चुके हैं। तो काफ़ी इजी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो। कंपटीशन एग्जाम में इससे MCQs आते हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हीटिंग मटेरियल के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ आपको देखिए हेडिंग बनाकर बहुत थोड़ा थोड़ा लिखिए, लेकिन आप और अधिक भी लिख सकते हैं इसमें अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हीटिंग एलिमेंट के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या जाना, जैसे अगर हम नाइक्रोम यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर जैसे हम हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन जो मटेरियल यूज़ करेंगे, नाइक्रोम यूज़ करेंगे, तो नाइक्रोम में क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए ये अभी तक हमने देखा। लेकिन अब कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नाम और उसका में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये देखेंगे। देखिए जनरली जो हीटिंग मटेरियल के लिए हम इन्हीं पदार्थ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 5 हीटिंग मटेरियल के नाम बताए हैं और उनके बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए नाइक्रोम है, तो हमने बताया सबसे अधिक नाइक्रोम का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, यह निकेल और क्रोमियम का जो होता है मिश्र धातु होता है। आज से याद कर लीजिए एग्जाम में कभी भी आए, नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, और हीटिंग तत्वों के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। जो आप लोग जो घरों में इलेक्ट्रिक हीटर देखते हैं ना, वो उसमें नाइक्रोम का ही यूज़ किया जाता है, और जो हीटिंग तत्व हीटिंग एलिमेंट है उसको बनाने के लिए नाइक्रोम को सबसे अच्छा और आइडल मटेरियल माना जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका जो नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें जो आपका नेक्स्ट है कांथाल। कांथाल जो होता है वो इसको ये किसका मिश्रण होता है, यह आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों मटेरियल का ये मिश्रण होता है, और इसे हम नाइक्रोम के अल्टरनेटिव के तौर पर प्रयोग करते हैं। मतलब कि अगर नाइक्रोम का यूज़ नहीं करते हैं तो कांथाल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो नाइक्रोम की प्रॉपर्टीज़ होती है वो कांथाल के प्रॉपर्टीज से लगभग मिलती जुलती है, इसलिए हम नाइक्रोम के अल्टरनेटिव के तौर पर कांथाल का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन आपने देखा होगा, टंगस्टन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो देखिए तीसरा आपका टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि ये तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तब भी ये पिघलता नहीं है, मतलब कि जो इसे उच्च ताप अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आदर्श बनाती है। मतलब कि टंगस्टन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, और सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरीज़ में किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें मॉलिब्डेनम। देखिए इसमें नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम डिसिलिसाइड। तो इसका फार्मूला होता है MOSI2,
ठीक है। तो यह क्या होता है, एक सिरेमिक मटेरियल होता है, इसका उपयोग हम हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के वाले एप्लीकेशंस में इसका यूज़ करते हैं। इसके पास क्या होता है, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह एक अच्छा ऑक्सीकरण प्रतिरोध है और इसका प्रयोग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर पे आपका है सिलिकॉन कार्बाइड। इसका फार्मूला होता है SiC, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ये भी एक सिरेमिक्स मटेरियल होता है। इसका भी यूज़ हम हाई टेम्परेचर वाले जहाँ पर एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और यह काफ़ी अच्छा तापीय चालकता होता है। और इसका टेम्परेचर है, ये कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, सहन कर सकता है, 1600 डिग्री तक के तापमान पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कर सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट के लिए जो भी मटेरियल को हम चुनते हैं, जो भी मटेरियल का सिलेक्ट करते हैं, उसका वो किस बेस पे करते हैं कि इसका टेम्परेचर रेंज कितना होगा और इसका लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल कितना होगा। ये सभी चीज़ें मतलब कि सभी चीज़ों को देखकर इसका हम सिलेक्शन करते हैं। उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, अच्छा ऑक्सीकरण प्रतिरोध होना चाहिए और सामर्थ्य का संयोजन के कारण नाइक्रोम का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक वाटर हीटर एंड अदर हीटिंग अप्लायंसेस। इसके बाद 1-2 टॉपिक और बचा है इसमें, ठीक है, 1-2 टॉपिक और बचा है। इसके बाद इसमें आपका है शायद इंडक्शन हीटिंग करके वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग साथ में पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। फाइनल ईयर है आपका, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये सेमेस्टर, क्योंकि इससे ही काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आपको मिलते हैं और ये आपका जो परसेंटेज बनेगा इसी के बेस पर आपका डिसाइड होगा कि कितना अच्छा परसेंटेज आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।